उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में मैं क्लास 10th के VVI 50 ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन करने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम 2026 का 17 फरवरी से होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट करके ही बनाया जा रहा है। तो यह वीडियो को तुम शुरू से लास्ट तक देखो बिना किसी पॉइंट को स्किप किए। और आई गेस कि अगर तुम यह वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हो तो तुम भी जो तुमको सोशल साइंस यानी समाज में 80 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, तो वहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ पे 80 क्वेश्चन में से लगभग तुमको 30 से 35 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। और आसानी से यह वीडियो देखने के बाद तुम 30 से 35 नंबर प्राप्त कर सकोगे। तो यह वीडियो शुरू से लास्ट तक देखो बिना किसी पॉइंट का को स्किप किए। और चलो लेट्स गो, मैं इस वीडियो को का शुरुआत करता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल सोन स्टडी पॉइंट अगर आप मेरे चैनल सोन स्टडी पॉइंट पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि अब आज से मैं 17 फरवरी तक कंटिन्यू आपके लिए एक अच्छा वीडियो लाते रहूँगा, जो देखने के बाद आप एक अच्छा रैंक जरूर अपने एग्जाम में हासिल कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को शुरुआत करता हूँ। बाकी अगर बाकी जैसा कि यह वीडियो को टारगेट पहले ही मैं बता दूं कि यह वीडियो को 10th एग्जाम यानी 2026 एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ही बनाया गया है। और इस वीडियो में मैं 50 वीवी ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करने वाला हूँ विथ सॉल्यूशन और विथ फैक्ट। इस वीडियो में देखने वाला हूँ कि क्या कैसे रहने वाला है। बाकी उम्मीद करता हूँ तुमसे कि यह वीडियो शुरू से लास्ट तक देखोगे बिना किसी स्किप किए पॉइंट को। तो चलो मैं इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यह जो रक्त और लौह की नीति था, इसका अवलंबन कौन ऐसा आदमी था जिन्होंने इसका अवलंबन किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिस्मार्क हो जाएगा। एक बात तुम ध्यान रखना कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ, तो उस क्वेश्चन का अगर तुमको आंसर आता होगा तो तुम मेरे बोलने से पहले उसका आंसर तुम बोलना। और गेस या वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के बाद तुम मुझे बता देना कि तुम्हारा इसमें से कितना क्वेश्चन सही रहा है। तो चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन इस चार को देखो, जिसमें से है इटली, फ्रांस, जर्मनी या ग्रीक। इनमें से कौन ऐसा देश था जिसका ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा यूरोपवासियों के लिए। तो आई गेस इसमें से कौन सा आंसर तुम्हारे हिसाब से सही होना चाहिए। अब मैं तुम्हारे पर छोड़ रहा हूँ इसका आंसर। तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था। फ्रैंकफर्ट जो था उसका संधि कब हुआ था, 1885, 1848, 1871 या 1886। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1871। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यही क्वेश्चन होगा ना, चौथा क्वेश्चन का ये सीरियल नंबर पर नहीं जाना, क्योंकि मैं ऊपर नीचे करके एआई से क्वेश्चन उठाया हूँ, तो हो सकता है ऊपर नीचे होगा। लेकिन तुम क्वेश्चन को डिटेल में देखो, क्योंकि यह क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन बैंक से नहीं लिया गया, बल्कि तुम्हारे 2026 के बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवाद का उदय किस देश में हुआ था। राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले ऐसा कौन राष्ट्र था, राष्ट्रवाद का उदय ऐसा कौन सा देश में सबसे पहले इसका उदय हुआ था। ऑप्शन दिया जा रहा है फ्रांस, ऑप्शन दिया जा रहा है फ्रांस, इटली, जर्मनी या फिर ब्रिटेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद एवं उस यूरोप में राष्ट्रवाद किस अध्याय में आता है। यह चैप्टर का नाम है। देखो, हो सकता है अब बोलो कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं बनाया हूँ यूरोप में राष्ट्रवाद। यह जो चैप्टर है यह किस अध्याय में आता है। तुम हिस्ट्री का बुक उल्टाते हो, तो यह चैप्टर तुम्हारे बुक में किस चैप्टर में होता है, कितना चैप्टर नंबर में आता है। तो यह चैप्टर नंबर 1 में आता है, अध्याय नंबर 1 में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इटली के एकीकरण का नेता कौन था। इटली का जो एकीकरण किया जा रहा था, तो इसका अगुवा, इसका नेता कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैरिबाल्डी। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे बताने से पहले तुम गेस करना इसका आंसर क्या हो जाएगा। और तुम
खुद बोलना कि इसका आंसर क्या होगा, और जब मैं बताऊंगा तो तुम मेरे बताने से इसका वेरिफिकेशन करना, और बात लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जब मैं बताऊंगा तो तुम मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपका कितना सही था इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मानव विकास सूचकांक में कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा घटक है जो मानव सूचकांक में शामिल नहीं होता है? तो मानव सूचकांक में आय भी शामिल होता है, शिक्षा भी शामिल होता है, और स्वास्थ्य भी शामिल होता है, लेकिन जो सैनिक शक्ति है ये कभी नहीं शामिल होता है। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा घटक है जो मानव सूचकांक में विकास के सूचकांक के लिए नहीं शामिल होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों देखो, ये तीनों जो है ना, ये तीनों शामिल होता है। कितना बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे भी घुमाकर कि मानव सूचकांक में को कितने आते हैं? तो ये तीन ही आते हैं, याद रखना, ये तीन आता है, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य। लेकिन इसमें तो अलग क्वेश्चन पूछ रहा था कि शामिल कौन सा नहीं है। पॉइंट पर ध्यान देना और क्वेश्चन को सही से पढ़ना, कौन सा शामिल नहीं हो रहा है। तो शामिल जो नहीं हो रहा है वो हो जाएगा सैनिक शक्ति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नाजी नाजी पार्टी का नेता कौन था? नाजी जो ये नाजीवादी पार्टी जो बना था, इसका नेता कौन था? इसका जो नेता था वो एडोल्फ हिटलर था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो नेता था वो एडोल्फ हिटलर था। एडोल्फ हिटलर था इसका जो नेता था। उसका पूरा नाम एडोल्फ, वैसे तो हिटलर नाम से यह इतिहास में विख्यात है, लेकिन अगर पूरा नाम पूछे तो एडोल्फ हिटलर इसका पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वायसराय की संधि कब हुआ था? ये जो वायसराय नाम की संधि हो रहा था, यह संधि कितने ईस्वी में हुआ था? वायसराय की संधि कितने ईस्वी में, यह कब, वायसराय की संधि जो था वह कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया, 1919, 1925, 1939 या 1945। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1919 हो जाएगा, क्योंकि 1919 में वायसराय की संधि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था यह समाप्त कब हुआ था? देखो, द्वितीय विश्व युद्ध तो शुरू कब हुआ था? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 1939 से। लेकिन हमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि यह शुरुआत कब हुआ था, तो ये पूछा जा रहा है कि यह समाप्त कब हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1945 में इसका समाप्ति हो गया था, और इसका शुरुआत 1939 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा आता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन नहीं है? देखो, क्वेश्चन पे ध्यान देना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अंतिम पॉइंट पर ध्यान देना कि पूछ क्या रहा है। ये नहीं देख लेना कि गंगा के सहायक नदी और इसके सहायक नदी में टिक करके आ जाना है, नहीं। तुम क्वेश्चन को शुरू से लास्ट तक धैर्य के साथ पढ़ोगे। गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ये पूछा जा रहा है कि कौन सी नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा के सहायक नदी कोसी भी है, गंडक भी है, और सोन नदी भी है। लेकिन ये नर्मदा जो नदी है, यह गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। यह जो है, यह गंगा नदी का सहायक नदी नहीं है। यह गंगा नदी का सहायक नदी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भूकंप का मापक यंत्र, भूकंप जब आता है इसका मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है कि कितना तीव्रता से भूकंप आया था? तो इसके मापने के लिए जो यंत्र होता है उस यंत्र का नाम क्या है? भूकंप मापन का यंत्र के नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल के द्वारा भूकंप को मापा जाता है। रेक्टर स्केल के द्वारा भूकंप को मापा जाता है। ग्राम सभा का प्रमुख कौन होता है? ये जो गांव का ग्राम सभा होता है, इस ग्राम सभा का प्रमुख कौन होता है? ग्राम सभा का प्रमुख कौन होता है? ग्राम सभा का प्रमुख जो होता है, ग्राम सभा का प्रमुख जो होता है वो होता है सरपंच। ग्राम सभा का प्रमुख सरपंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, मौलिक अधिकार कितने होते हैं? जो मौलिक अधिकार होता है वह कितने होता है? मौलिक अधिकार 6, 7, 5 या 8 होता है। तो जो मौलिक अधिकार होता है वो 6 ही होता है। संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है आम नागरिक को, वह 6 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है,
भारत का संविधान कब लागू हुआ था, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और इसी के उत्सव को रूप में भी हम लोग 26 जनवरी को गण गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो तुम्हारा यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि तुम ये बताओगे कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था। भारत का संविधान जो बना था, भारत का संविधान, और भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था, बनने में कितना समय लगा था, ये तुम मुझे बताओगे कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जेडीपी का पूरा नाम क्या है। देखो ये जे टी और टी, जेडीपी का पूरा नाम क्या है। तो जेडीपी का जो पूरा नाम वो होता है ग्रॉस डेमोग्रेटिव प्रोडक्ट। ग्रॉस डेमोग्रेटिव प्रोडक्ट, जी से ग्रॉस, डी से डेमोग्रेटिव, पी से प्रोडक्ट, ग्रॉस डेमोग्रेटिव प्रोडक्ट इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है गरीबी रेखा से नीचे प्रतिशत भारत में, गरीबी रेखा से नीचे जो परसेंटेज है वो कितना है, ये परसेंटेज पूछ रहा है, वो भी भारत में पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21.9% गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला परसेंटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नरेगा में कितनों दिनों का रोजगार दिया जाता है। ये जो नरेगा होता है, यह नरेगा आम नागरिक के लिए कितने दिनों की रोजगार का व्यवस्था करता है। तो ऑप्शन देख लो, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन या 50 दिन। आई गेस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 150 दिनों तक के रोजगार की व्यवस्था कराता है नरेगा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पीएम किसान योजना में कितना लाभ हुआ है। तो पीएम किसान योजना में 6,000 रुपये का लाभ हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सुनामी का कारण क्या है। सुनामी, सबसे पहले तो ये समझो कि सुनामी होता है क्या। सुनामी होता है क्या, देखो जैसे कि मान लो ये जो ये है, ये मान लो ये समुद्र है। अगर देखो भूकंप, ये जो है नॉर्मल भूमि है, और अगर यहाँ पे कंपन होता है तो इसे हम क्या नाम देंगे, भूकंप। इसका नाम हम भूकंप दे देंगे। अगर नॉर्मल भी यहाँ पे होगा तो इसका नाम हम भूकंप दे देंगे। लेकिन जब ये समुद्र है और यही कंपन इस समुद्र के नीचे होगा तो इसे हम नाम क्या दे देते हैं, इसे नाम हम दे देते हैं सुनामी। इसका नाम सुनामी दे दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में कंपन। समुद्र में कंपन जब होने लगता है तो इसका नाम हम क्या दे देते हैं, भूकंप, अच्छा सॉरी सुनामी इसका नाम दे दिया जाता है। अगर नॉर्मल भूमि पर आए होगा कंपन तो भूकंप, और जल में जब कंपन होने लगेगा, समुद्र में कंपन होगा तो उसे सुनामी नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपदा के 4 कारण। आपदा के 4 कारण क्या है, पूर्व चेतावनी, बचाव, पूर्वानुमान या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार का मुख्य कृषि उत्पाद क्या है। बिहार में जो मुख्य रूप से कृषि उत्पादन में रखा जाता है और मुख्य रूप से खेती किया जाता है वह किसका किया जाता है, गेहूं, चावल, गन्ना या आलू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चावल। और ऐसा याद रखना कि बिहार में नहीं बल्कि भारत में भी खाद्य में अगर पूछा जाए सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है तो चावल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है। संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन कितने स्तर में होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 सूचियों में संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए होता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। तो इसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए ही होता है। आई गेस 5 या 6 वर्षों के लिए होता है, रुको मैं चेक करके बताता हूँ आपको। तो आई गेस यही सही है। भारत में राष्ट्रपतियों का जो कार्यकाल होता है वो केवल 5 वर्षों के लिए होता है। और राष्ट्रपति नहीं, जितने भी पद, अगर जितने भी नेता का पद होता है भारत में वो सभी नेता का कार्यकाल केवल 5 वर्षों के लिए ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, तुम ये दो मैं जो अभी बता रहा हूँ उसका तुमको अच्छी तरह से याद रखना है। नवीकरणीय ऊर्जा जो होता है, नवीकरणीय ऊर्जा, वैसा ऊर्जा याद रखना, वैसा ऊर्जा। देखो मैं माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में, मैं बता ही दे रहा हूँ।
वैसा ऊर्जा, तुमको याद रखना है कि वैसा ऊर्जा जो कभी नहीं खत्म हो, ऐसा ऊर्जा जिसका खत्म होने का चांस बहुत कम है, बहुत 0% चांस है जिसका खत्म होने का, वैसी ऊर्जा को मैं नवीकरणीय ऊर्जा कहता हूँ। लेकिन इसी में क्वेश्चन चेंज करके पूछा जा सकता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो याद रखना कि अनवीकरणीय ऊर्जा वैसी ऊर्जा को कहते हैं जो आज न कल, यानी अगर आज तुम बहुत अधिक मात्रा में उसका उपयोग करोगे तो आज न कल वो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा ही ऊर्जा जो आज न कल समाप्त हो जाएगा उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। लेकिन वैसा ऊर्जा जो कभी नहीं समाप्त होगा, यानी उसका समाप्त होने का चांस बहुत कम है, तो वैसी ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा ऊर्जा है जो कभी नहीं खत्म? यूरेनियम भी खत्म हो सकता है, पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा, अगर कोयला का ज्यादा उपयोग करोगे तो खत्म हो जाएगा। तो ये तीनों जो है, ये तीनों अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, और अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये तीनों जो है अनवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये तीनों अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन इसका जो सही, अब पूछा क्या जा रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, जब प्रकाश, जो सूरज भगवान का प्रकाश है वो कभी खत्म नहीं होगा। ये इसका मतलब ये नहीं कि आज अगर ज्यादा धूप होगा तो कल धूप खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो हो जाएगा वो हो जाएगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि, आई गेस यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1871 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? इटली में जब एकीकरण हो रहा था, ये इटली में जब एकीकरण हो रहा था तो इसका नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो इसका ऑप्शन गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गैरिबाल्डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार ये तो मैथ का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला, बिहार में ऐसा कौन सा जिला है सबसे, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है? बिहार में 38 जिला है, वहाँ पे ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है? किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आई गेस यह भी क्वेश्चन लागू रिपीट हो गया, ये इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरुआत हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस कब शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? व्यापार, विश्व व्यापार, स्थानीय व्यापार, ग्रामीण व्यापार, शहरी व्यापार। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत का सबसे लंबा नदी, तो भारत का जो सबसे लंबा नदी है वो गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा, हिटलर का नीति, जो एडोल्फ हिटलर था जर्मनी का चांसलर, तो उसका नीति क्या था? तो उसका नीति जो था वो नस्ल श्रेष्ठता था, नस्लवादी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? याद रखना, जीवाश्म ईंधन जब भी पूछा जाए तो तुमको ये याद रखना कि वैसा ईंधन जो जीवों के अवशेष से बना हो। तो ऐसा कौन सा है? जल नहीं, सौर ऊर्जा नहीं, पवन ऊर्जा नहीं। तो ये तीनों तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो गया जो कभी नहीं कंप्लीट होगा। लेकिन ऐसा पूछा जा रहा है हमसे कि जीवाश्म ईंधन क्या हो? जीवाश्म ईंधन कोयला हो जाएगा, जो जीवों के अवशेष पर बनता है, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोपरा का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका जो पूरा नाम होगा ऑप्शन नंबर ए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या है? तो डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम हो जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मानव जनित आपदा का उदाहरण क्या है? इनमें से कौन ऐसा आपदा है जो मानव की गलतियों के कारण आता है? भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो, या भूकंप, या बाढ़, या सुनामी। देखो, सुनामी ऐसा है जो समुद्र में कंपन से आता है। बाढ़ ऐसा है अगर ज्यादा भगवान के द्वारा बारिश किया जाए तो बाढ़ आ जाएगा। भूकंप ऐसा है जो अचानक धरती के अंदर कंपन के कारण होता है। यह सब तीनों, जो ये तीनों है, ये प्राकृतिक, अगर यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मानव जनित, लेकिन ये तीनों जो है प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है ये तीनों। याद रखना, ये तीनों प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये जो भोपाल गैस त्रासदी है यह मानव की गलतियों के कारण हुआ था। तो नेक्स्ट याद रखना तुमको इतना कि अगर मानव के गलती के कारण कोई आपदा आएगा तो उसे मानव जनित आपदा कहेंगे। लेकिन ऐसा वो जो आपदा जो बिन बताए आई, जो प्राकृतिक के अपने आप प्रकृति में कुछ अनहोनी होने के कारण आए, तो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जो बिना बताए आता है वैसा आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन सा है? तो वस्त्र उद्योग का केंद्र मैनचेस्टर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत 1930 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कौन सा है? ऐसा भारत का सबसे बड़ा इस्पात बनाने वाला केंद्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आई गेस इसका ऑप्शन देख लो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो और लौह इस्पात उद्योग, तो बोकारो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है तृतीय क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो तृतीय में आता है? देखो, प्रथम, फर्स्ट में तो किसानी आता है, सेकंड में सेवा आता है, और थर्ड में जो होता है ना वो परिवहन का माध्यम आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है सूखे का मुख्य कारण क्या है? सूखा क्यों होगा? जाहिर सी बात है कम वर्षा होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कम वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का जब सबसे ऊंचा बांध जो है भाखड़ा नागला बांध है। ये क्वेश्चन बहुत बीबी है, याद रखना, भाखड़ा नागला बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितना होता है? लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होता है वह अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना होता है? अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होता है लोकसभा में वो 543 होता है। भूस्खलन का खतरा सबसे अधिक कहाँ होता है? तो भूस्खलन कहाँ होगा? भूस्खलन या भू यानी पहाड़ जो ढह जाता है ना, यानी पहाड़ जब टूट टूट के गिरता है उसे भूस्खलन कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में ही भूस्खलन का खतरा होता है। मैदान, रेगिस्तान और तटीय क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। पहाड़ी क्षेत्र जहाँ होगा वहीं पे भूस्खलन का खतरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो पहले किया था वो गुटेनबर्ग किया था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार के जन्मदाता भी से ही कहा जाता है। तो मैं आज के सेशन में कुल 50 ऑब्जेक्टिव को देखा हूँ जो कुछ इस प्रकार था। तो आई गेस तुम लोग पूरे क्वेश्चन को देखे होंगे। तो अब आप ये मुझे बताओ कि आपका इसमें से कितना क्वेश्चन सही था। और जाते जाते अगर मेरे चैनल पर नए आए थे तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक वीडियो को कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर लो। अगर तुम 10th में नहीं हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो बाकी, क्योंकि उसका भी एग्जाम होने वाला है तो वो भी एग्जाम में एक अच्छा रैंक हासिल कर सके, इसीलिए ये वीडियो को अभी तुम अपने दोस्तों में भी शेयर कर लो। और बाकी तुम मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि आपका 40-50 में से कितना सही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।